दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन एडवेंचर और वॉर से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सन बार 138 का समय दिखाया जाता है, जहां पर चंगेज खान के पोते बट्टू खान और उसके सेनापतियों को देखते हैं जिन्होंने अब तक रियाजान, व्लादिमीर, तोरजोक और मॉस्को की रियासतों को जीत लिया था। बटू खान अपनी विशाल सेना के साथ नोगरोद शहर से 100 मील दूर तंबू लगाकर डेरा डाले बैठा था। उसके सभी सेनापति उसके तंबू में बैठकर अगले आक्रमण की योजना बना रहे थे। तभी वहां पर एक सेनापति आकर बटू खान को खबर देता है कि शहर बड़ा है और उसकी दीवारें मजबूत हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है शहर के आसपास का इलाका है। तभी उसकी बातों पर एक सेनापति हंसते हुए कहता है कि आज तक कौन सी दीवार हम मंगोलों को रोक पाई है जो इतना घबरा रहे हो। इस पर वह सेनापति उन्हें बताता है कि हमें दीवार नहीं बल्कि रास्ता रोकेगा, क्योंकि आसपास की बर्फ पिघल गई है और जिसके चलते चारों तरफ के मैदान दलदल में तब्दील हो गए हैं। इसीलिए सेना का वहां जाना संभव नहीं है। यह सुनकर बटू अपने सेनापतियों को आदेश देता है कि अभी के लिए हम इस शहर पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद वो अपने जनरल कादन और बुरी से कहता है कि वे रियाजान के रास्ते आगे बढ़ें और उसके किनारे वाले कस्बे काजिल्क में मिले। इसके बाद बटू खान, तामचा और उसके सिपाहियों को जासूस बनाकर उस कस्बे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेज देता है। इसके बाद हमें काजिल्क को दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग सुकून से जी रहे होते हैं, क्योंकि वो आने वाली मुसीबत से अनजान थे। इसके बाद हम राचा नाम के आदमी को देखते हैं, जो कभी एक योद्धा हुआ करता था, लेकिन अब वह सन्यासी बन चुका था, जिसे कस्बे के पहरेदार रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि गवर्नर ने तुम्हें राजकुमार से मिलने से मना किया है। तभी वहां पर राजकुमार की मां आती है और राजा के हाथों में एक किताब थमाते हुए कहती हैं कि इसे राजकुमार तक पहुंचा देना। तभी वहां पर राजकुमार भी आ जाता है। वो राजा को वहां देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी मां उसे राजा से मिलने से रोक देती है। वही हम वजनाना नाम की लड़की को देखते हैं, जो कस्बे के गार्ड लूडोबोर के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। दरअसल वजनाना को तलवारबाजी का शौक था और वह चाहती थी कि एक दिन वह भी गार्ड बने। वह एक तेज तर्रार योद्धा थी, लेकिन वह लूडोबोर से मुकाबले में हार जाती हैं। अब लियोटोबर उससे कहता है कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें घर पर रहकर कढ़ाई बुनाई करनी चाहिए। दरअसल लूडोबोर वजनाना से प्यार करता था और वो उसे प्रपोज करने के लिए बैंड वालों को भी बुलाता है, लेकिन वजनाना लूडोबोर को साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसका दिल सिर्फ मगूता के लिए धड़कता है। लेकिन लूडोबोर को पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन वजनाना उसी की होगी। वही अब हम मघुटा को देखते हैं, जो कुश्ती के मैदान में एक भारी भरकम योद्धा से फाइट कर रहा होता है। फाइट करते वक्त कदीम नाम का आदमी उससे कहता है कि वह कायर है और वजनाना ने लूडोबोर को चुनकर बिल्कुल सही किया। अब उसकी बातों से मगुता का ध्यान भटक जाता है और तभी वह योद्धा उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। अब हम दो लोगों को देखते हैं जो गाड़ी में अनाज लेकर शहर के बाहर जा रहे होते हैं। तभी कुछ डाकू आकर उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें घुटनों के बल बैठाकर उनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनके सामने एक मास्क पहने आदमी आता है, जो उन डाकुओं का सरदार था। वो बिना कुछ कहे अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। वही अब हम वीवो नाम के आदमी को देखते हैं, जो राजकुमार की मां से मिलने आता है और उससे कहता है कि एक राजकुमार को ज्ञान और अच्छी तालीम की जरूरत है। लेकिन राजकुमार की अपने बेटे को बाहरी लोगों से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बाहर के लोगों से मिलेगा तो लोग राजकुमार की कमजोरी को भांप लेंगे। इस पर वीवो उससे कहता है कि लोगों को अपने राजकुमार को देखना है, चाहे वो जिस भी हालत में है। तब वह बताती है कि राजा इसी शहर में है। वही दूसरी तरफ हम वायोड को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि मंगोल सेना काजिल्क की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद हमें तामचा को दिखाया जाता है, जो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि किसानों, औरतों और उनके बच्चों को पकड़कर ले आओ, ताकि हम उन्हें जंग के लिए औजार की तरह इस्तेमाल कर सकें। तब बारलस उससे पूछता है कि क्या बाटू सच में ऐसा करेगा। इस पर तामचा कहता है, हाँ करेगा। दूसरी तरफ हम रादिमिर को देखते, जो गहने बना रहा होता है। तभी वहां पर उसके पिता आकर उससे कहते हैं कि चलो स्मेलिंस्क चलते हैं, क्योंकि अब इस शहर पर भी मंगोलों का कब्जा हो जाएगा। तब रादिमिर कहता है, मैं नहीं जाऊंगा,
क्योंकि मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैं तो बस गहने बनाने वाला मिस्त्री हूं। इसके बाद रादिमिर के पिता डारिया के पास जाते हैं और उसे भी जाने के लिए कहते हैं। लेकिन डारिया ने ठान लिया था कि वह यहीं रहकर घायल लोगों का इलाज करेगी। वही अब हम वजनाना और मगुटा को देखते हैं। मगुटा उससे कहता है, चलो मेरे साथ, हमें इस शहर को छोड़ना होगा। लेकिन वजनाना के घर वालों ने उसकी शादी लूडोबोर के साथ तय कर दी थी और इसलिए उसे ना चाहते हुए भी लूडोबोर से शादी करनी पड़ी। लेकिन मगुटा यह शादी मानने को तैयार नहीं था और इसलिए वह वजनाना को नोगा रोड लेकर जाने के लिए कहता है। मगुटा एक योद्धा था और वह वजनाना से कहता है कि वह व्यापारियों के गार्ड्स में शामिल होकर यहां से बाहर निकल सकते हैं। इस पर वजनाना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वही अब हम कदीम को देखते हैं, जो उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और इस बात की जानकारी वह लूडोबोर तक पहुंचा देता है। दूसरी ओर मंगोल सेना को देखते हैं, जो एक गांव में घुसकर गांव वालों को पकड़ने लगते हैं। वहीं पर उन्हें राजा दिखाई देता है। अब तामचा बारलस से कहता है कि यह वही है जो कभी मंगोलों का सबसे वफादार गुलाम था, लेकिन इसने मंगोलों को धोखा दिया। इस पर राजा उन्हें बताता है कि मैं गद्दार नहीं हूं, मुझे अपने देश की रक्षा करने के लिए वापस लौटना पड़ा। लेकिन तामचा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और वह उस पूरे गांव को आग लगाकर गांव की औरतें और बच्चों को लेकर चले जाते हैं और राजा को वहीं फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन तभी एक बच्चा आकर उसके गले की रस्सी को काट देता है, जिससे राजा की जान बच जाती है। इसके बाद राजा काजिलक शहर लौट आता है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि मंगोलों का ठिकाना का होगा और इसी के चलते वहां के लोग पंचायत बुलाते हैं, जहां पर सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। कोई कहता है कि हमें किले में छिप जाना चाहिए और कोई कहता है कि किसानों को जंगल में भाग जाना चाहिए, क्योंकि शहर के अनाज को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी वीवो सभी को याद दिलाते हुए कहता है कि ये मंगोल हैं और उन्हें रोकना इतना आसान नहीं होगा। हमें उन्हें रोकने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा, वरना वो हमारी पूरी जमीन रौंद डालेंगे। वीवो गांव वालों से कहता है कि हमें शहर के दरवाजे बंद करके पुल को जला देना चाहिए। तभी राजकुमार खड़ा होता है और कहता है कि अगर हमने किसानों की रक्षा नहीं की तो मंगोल सैनिक उन्हें पकड़ लेंगे और हमारे खिलाफ जंग में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हें इंसानी ढाल बनाकर बेरहमी से मार दिया जाएगा। यह सुनकर पंचायत में बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब राजकुमार आदेश देता है कि किले के दरवाजे खोल दो और जितना हो सके लोगों को अंदर आने दो। राजकुमार की सोच सभी को हैरान कर देती है। दूसरी तरफ हम मगुटा और वजनाना को देखते हैं, जो भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी मगुटा को कुछ अजीब महसूस होता है और वह वजनाना से कहता है कि वह यहीं पर रुककर इंतजार करे। मैं आगे जाकर देखता हूं और अगर मैं वापस नहीं लौटा तो तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाना। इतना कहकर मगुट्टा आगे जाकर देखने लगता है। उसी दौरान कोई वजनाना को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ लूडाबोर और उसके साथी मगुट्टा को घेर लेते हैं। अब लूडाबोर सख्त लहजे में मगुट्टा से पूछता है कि वजनाना कहाँ है। इस पर मगुट्टा उसे जवाब देता है कि वह तुम्हारी पत्नी नहीं है, वजनाना मुझसे प्यार करती है। यह सुनकर लुडाबोर गुस्से से तिलमिला उठता है और फिर वह उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि जब तक कोई एक मर नहीं जाता, फाइट नहीं रुकेगी। इसके बाद मगुटा और लुडाबोर के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों बेहतरीन योद्धा थे और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी उन्हें घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी एक तीर आकर लुडाबोर के साथी को लगता है और मंगोल सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। मंगोल सिपाही लुडाबोर के साथियों को मार गिराते हैं। वही अब मगुटा एक घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश करता है और साथ ही वह लुडाबोर को भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन लुडाबोर उसके साथ जाने से मना कर देता है। तब मगुटा अकेले ही घोड़ा लेकर निकल जाता है और कुछ मंगोल सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। तब मगुटा घोड़े से कूदकर छिप जाता है। वही अब लुडाबोर अकेला पड़ जाता है। दूसरी ओर हम वजनाना को देखते हैं, जिसे सिपाही पकड़कर तामचा के तंबू में लेकर आते हैं। अब तामचा उसे अपनी जीत का उपहार समझकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर वह उसे अपने आदमियों को सौंप देता है, जो भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हमें राजा को दिखाया जाता है, जो अपने मठ में बैठकर मंगोलों के अत्याचारों के बारे में सोच रहा होता है। अब राजा इस तरह छुपकर नहीं रह सकता था। वह अपनी तलवार उठाता है
और काजिलक के लोगों की रक्षा करने निकल पड़ता है। आगे बढ़ने पर रास्ते में उसे एक चोर मिलता है जिसका नाम बारेंडाई होता है। बारेंडाई भी मंगोलों के अत्याचारों से परेशान था और इसलिए वह राजा से कहता है कि हमें एक साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ना होगा और इसके लिए वह अपने पुराने साथियों की मदद से एक सेना जुटाने की बात करता है। इसके बाद बारेंडाई एक डाकू के गले पर चाकू रखकर अकेला ही डाकुओं के अड्डे पर पहुंच जाता है। जहां पर एक डाकू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब बारेंडाई उसे वहीं पर ढेर कर देता है। तब उसका पुराना साथी आकर उससे मिलता है। इसके बाद बारेंडाई डाकुओं से कहता है कि अगर काजिलक शहर मंगोलों के कब्जे में आ गया तो फिर वह किसी को नहीं छोड़ेंगे और इसलिए हमें एकजुट होकर मंगोलों को हमारी जमीन से खदेड़ना होगा और इसके लिए हमें तुम लोगों की जरूरत है। लेकिन डाकुओं ने उसकी ताकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब बारेंडाई सभी को अपनी ताकत का जलवा दिखाकर उन्हें धूल छटा देता है। दूसरी ओर हम मंगोल सिपाहियों को देखते हैं जो लुड़ाबोर और कदीम को घसीटते हुए उनके कैंप में लेकर आते हैं। फिर उन दोनों को तामचा के सामने पेश किया जाता है। अब कदीम अपनी जान बचाने के लिए तामचा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। अब तामचा उससे पूछता है कि काजिलक शहर की दीवारों को कैसे तोड़ा जा सकता है। इस पर कदीम उसे दीवार की कमजोर जगह का भेद बता देता है। अब तामचा उसे अपने काम का आदमी समझकर अपने साथ रख लेता है, जबकि लुड़ाबोर को लोहे के पिंजरे में बंद कर देने का हुक्म देता है। वहीं पर लुड़ाबोर को वजनाना दिखाई देती हैं, जो खून से लथपथ जिंदा लाश हो चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उससे वह सदमे में थी। रात होने पर जब मंगोल सैनिक सो रहे थे, तब वजनाना पहरेदारों के पास जाकर उन्हीं की तलवार से उन्हें खत्म कर देती हैं। दूसरी ओर हमें मघुटा को दिखाया जाता है, जो वजनाना को सभी तरफ खोज रहा था, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिली। तभी उसे राजा दिखाई देता है, जो उसका गुरु भी है। तभी वहां पर बारेंडाई भी आ जाता है, जो अपने साथ डाकुओं को भी लाता है। अब राजा उन डाकुओं से कहता है कि जो भी लड़ने और मरने से नहीं डरता, वो इस लड़ाई में हमारा साथ देकर नाम कमा सकता है, लेकिन जो कायर हैं, वह अभी भी वापस लौट सकता है। दूसरी ओर हम तामचा की टुकड़ी को देखते हैं, जो व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ लेते हैं, जिसने वो सुनार और उसका बेटा भी था। जब कदीम उन्हें देखता है तो उसे तुरंत पहचान लेता है। अब बूढ़ा आदमी तामचा को सोना देता है ताकि वे लोग उन्हें जाने दें, लेकिन तामचा उसके उपहार को ठुकराकर बूढ़े सुनार को खत्म कर देने का आदेश देता है और उसके बेटे को अपने साथ रख लेता है। दूसरी ओर हम वजनाना को देखते हैं, जो बेहोशी की हालत में घोड़े की पीठ पर घायल लुड़ाबोर को लेकर जा रही होती हैं। इसके बाद हमें काजिलक को दिखाया जाता है, जहां पर किसानों को शहर के अंदर ले जाया जा रहा होता है और उनके पीछे मंगोल सिपाही भी वहां तक आ जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस लौट जाते हैं। इसके बाद वो सिपाही तामचा को खबर देते हैं कि किले के फाटक खुले हुए हैं, हमें अंदर घुसने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन तामचा उन्हें अटैक करने से मना कर देता और उन्हें बताता है कि हमें बाटू के इशारे का इंतजार करना होगा। यह सुनकर कदीम तामचा के पास जाकर उसे बताता है कि पुल पर तेल डाला गया है और उसके सिपाही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुल में आग लगा दी जाएगी। अब तामचा कुछ सिपाहियों को शहर के फाटक पर भेज देता है। दूसरी ओर वीवो के सिपाही मंगोल के सैनिक का छुपकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मंगोल सैनिक आकर उन पर तीरों से हमला कर देते हैं और वापस जाने लगते हैं। तब वीवो के सिपाही भी उन पर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन तब तक मंगोल भाग जाते हैं। अब वीवो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो फाटक से रुकावटें हटा दें, लेकिन पुल को ना जलाएं। दूसरी ओर हम वजनाना को देखते हैं, जो एक जगह रुककर आराम कर रही होती हैं कि तभी अचानक कुछ मंगोल चुपके से उसके पास आ जाते हैं। उन्हें लगा यह अकेली लड़की उनका क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन वजनाना एक लकड़ी के टुकड़े को हथियार बनाकर मंगोलों पर टूट पड़ती है। वहीं अब लुड़ाबोर भी उसकी मदद करने लगता है और कुछ ही देर में वजनाना सभी मंगोलों को मार गिराती है। तब तक कुछ डाकू भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं अब बटू खान अपनी लाखों सैनिकों की फौज लेकर तामचा के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बाटू काजलिक की जानकारी लेता और हमले की योजना बनाता है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं, जो उन डाकुओं को युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है कि तभी वहां पर वजनाना और लुड़ाबोर भी आ जाते हैं। जब मघुटा वजनाना की हालत को देखता है तो परेशान हो जाता है। तब लुड़ाबोर उससे कहता है कि उसकी हालत का कारण तू है।
इतना कहकर वह उस पर टूट पड़ता है। दूसरी ओर तामचा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर काजलिक के अंदर जाता है। जाते वक्त तामचा पुल पर लगी तीर को अपने पास रख लेता है और वहां जाकर राजकुमार को बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गेट खोलो और बाटू के आगे हथियार डाल दो तो तुम्हें माफ कर देंगे, वरना सब मारे जाओगे। लेकिन राजकुमार उसे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि बाटू से कहो हम हथियार नहीं डालेंगे। यह सुनकर तामचा गुस्से से कहता कि तुम्हारे दादा धोखे से मेरे पिता को मारा था और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करके तुम्हें पिंजरे में डालकर शहर में घुमाऊंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। इतना कहकर तामचा वहां से जाने लगता है। लौटते वक्त तामचा उसी तीर को बारलस की पीठ पर चलाकर उसे मार डालता है और फिर बाटू के सामने जाकर उस तीर को दिखाकर रोते हुए उसे बताता है कि मैं बारलस की जान नहीं बचा पाया। यह देखकर बाटू गुस्से से तिलमिला उठता है और कसम खाता है कि मैं काजली को मिट्टी में मिला दूंगा। अब रात होने पर राचा और बरांडाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं और मंगोलों के कैंप में घुसकर पहरेदारों को मार गिराते हैं। उनका मकसद था कैदियों को छुड़ाना और मंगोलों के कारीगरों को खत्म करना, जो उनके लिए गोले दागने वाली गुलेल बना रहे थे। इसके बाद राचा के साथी मंगोलों का तेल भी चुरा लेते हैं और उस गुलेल में आग लगा देते हैं। इसके बाद डाकुओं का सरदार अपने लोगों के साथ मंगोल सिपाहियों पर अटैक कर देते हैं, जिससे पूरे मंगोल कैंप में अफरा तफरी मच जाती है और बहुत से मंगोल मारे जाते हैं। वही अब तामचा भी लड़ाई में उतर जाता है और राचा के बहुत से सैनिकों को मार गिराता है। वही काजलीक के सिपाही दीवार से मंगोलों के कैंप जलते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ये मंगोलों का चाल तो नहीं है। लड़ाई बढ़ती देख वजनाना और मघुटा भी मंगोल सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तब तक सभी मंगोल सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। तब राचा और उसके साथी काजलिक की तरफ जाने लगते हैं। तभी राचा को कोई अपना दिखाई देता है और वह पुल को आग लगा देने के लिए कहता है। इसके बाद पुल पर आग लगा दी जाती है, जिससे मंगोल सिपाही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन काजलिक के पहरेदार शहर का दरवाजा खोल नहीं रहे थे। तब राजकुमार आकर दरवाजा खोलने का आदेश देता है। इसके बाद राचा और उसके साथी अंदर आ जाते हैं। अब वीवो राचा और उसके साथियों का स्वागत करता है, लेकिन वह उससे खुश नहीं लग रहा था। तब राचा विवो को बताता है कि वो मंगोलों से क्यों मिला गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मंगोलों को हराना है तो उन्हें दुश्मन की ताकत, उनके तरीके और युद्ध में लड़े जाने वाले हथियारों का पहले से पता होना जरूरी होता है। ये सुनकर वीवो उसकी बातों से सहमत हो जाता है। तब राचा उसे बताता है कि उसने अमित को मंगोलों का साथ देते देखा है। दरअसल अमित और वीवो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक दिन अमित वीवो को छोड़कर चला गया। वही अब हम रादिमिर को देखते हैं, जो उलिबा को अपने घर लेकर आता है और अपनी बहन से मिलवाता है, क्योंकि उलिबा ने उसकी जान बचाई थी। दरअसल रादिमिर चाहता था कि वह उसे युद्ध के लिए हथियार चलाना सिखाए, लेकिन उलिबा उसे सिखाने से मना कर देता है। लेकिन फिर उसकी खातिरदारी को देखकर वह मान जाता है और उसे तीर चलाना सिखाता है, लेकिन रादिमीर पहली बार में ही सटीक निशाना लगाता है। वही अब उलिबा उसे बहला फुसलाकर शहर का गुप्त रास्ता पूछ लेता है। दूसरी तरफ मंगोल कैंप में उनका राशन खत्म हो चुका था और सैनिकों की हिम्मत भी टूट रही थी और उन तक मदद आने में 1 माह का समय लगेगा। अमित ने बाटू को खूब समझाया कि यह युद्ध लड़ने का सही समय नहीं है, वापस लौट चलते हैं, लेकिन बाटू खान हार मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह बाटू मंगोल सेना को फिर से हमला करने का आदेश देता है। अब मंगोल सिपाही झाड़ियों को काटकर पिघली हुई बर्फ पर बिछाकर आगे बढ़ने लगते हैं। यह देखकर वीवो अपने सैनिकों को तीर चलाने का आदेश देता है, जिससे बहुत से मंगोल सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ते हैं और शहर की दीवारों पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीवो और राजा के सिपाही उन्हें किसी भी तरह अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। मंगोलों ने दीवार पर चढ़ने की बहुत कोशिशें, लेकिन नहीं चढ़ पा रहे थे। लेकिन तभी 2 मंगोल सैनिक चकमा देकर अंदर घुस जाते हैं। तब वजनाना उन्हें रोकती हैं और अकेले उनका सामना करती हैं और आखिरकार उन्हें मार गिराती हैं। वही अब मंगोल सैनिक लकड़ियों के लट्ठों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तब विवो उन पर तेल डालने का आदेश देता है। इसके बाद गर्म तेल को मंगोलों पर गिराया जाता है। अब वीवो एक जलती तीर को छोड़कर तेल में आग लगा देता है, जिससे मंगोल सिपाही आग में जलने लगते हैं और युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। आखिरकार काजलिक के योद्धा इस लड़ाई को जीत लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है।
वही अभी तक बाटू की दूसरी टुकड़ी मदद लेकर नहीं आई थी। उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था और राशन का सामान भी पूरी तरह खत्म हो गया था। लगभग 1.5 महीने से मंगोल सेना काजिल्क के सामने डेरा डाले बैठे थे। दूसरी ओर हम उलिबा को देखते हैं जो डारिया के लिए एक हार लेकर आता है। यह देखकर डारिया उसकी चोट पर मरहम लगाती हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आखिरकार कादन और बुर की सेना राशन लेकर काजलिक पहुंच जाती है। अब बाटू फिर से अपनी कसम दोहराता है कि वह इस शहर को मिट्टी में मिलाकर रहेगा। वही रात होने पर अमित और वीवो अपनी दोस्ती और वादे को याद कर रहे होते हैं। अगली सुबह मंगोलों ने बड़ी बड़ी गुलेलों से काजलिक पर अब तक का सबसे भयानक हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे वीवो के सिपाही मारे जा रहे थे और बाहर मंगोलों ने पूरे शहर को घेर रखा था। लेकिन काजलिक के लोग मंगोलों के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे। अब मंगोल सेना शहर की दीवारों पर गोले दागने लगते हैं। तब वीवो राजा से कहता है कि हमें अपनी सेना को 2 भागों में बांटना होगा, ताकि आधी फौज विवो के साथ सीधा दुश्मन से मुकाबला करेगी और बाकी सिपाही शहर की रक्षा के लिए होंगे। वीवो जानता था कि यह लड़ाई अब आसान नहीं होगी और इसलिए वह राजकुमार की सुरक्षा के लिए मगुटा को जिम्मेदारी सौंपकर जाने लगता है। लेकिन लड़ाई में जाने से पहले राजा विवो से कहता है कि वो डर गया था और इसलिए वह मंगोलों का साथ देने लगा था। लेकिन अब वो अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहता है ताकि उसका बेटा उसे माफ कर दे। इसके बाद वीवो शहर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और अपनी सेना लेकर सीधा मंगोलों से भिड़ जाता है। वहीं अब राजा भी बहुत से मंगोलों को मार गिराता है। वहीं दूसरी ओर शहर को तबाह होते देख सभी लोग ईश्वर से रहम की दुआ करने लगते हैं, क्योंकि कजिल्क के लोग लड़ते लड़ते थक चुके थे, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। वही अब घायल राजा को मंगोल सेना घेर लेती है और अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं रही। अब बाटू अमित को आदेश देता है कि राजा को खत्म कर दो, लेकिन अमित राजा को मारने से मना कर देता है और कहता है कि वो मेरा गुरु है, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। यह सुनकर बाटू अमित को बंदी बनाने का आदेश देता है। इसके बाद तामचा त्रियासिला को मजबूर करता है कि वो राजा को खत्म करे। अब त्रियासिला ना चाहते हुए भी राजा पर तलवार चलाता है और फिर उसे खाई में फेंक दिया जाता है ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। अब अमित अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद अमित अपने दोस्त वीवो का साथ देने लगता है। यह देखकर वीवो का जोश बढ़ जाता है। तभी मंगोल सैनिक दोनों को घेर कर उन पर तीर चलाने लगते हैं, जिससे वीवो और अमित भी मारे जाते हैं और उसके साथ ही काजिल की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। तभी एक गोला आकर शहर की दीवार तोड़ देता है, जिससे माघुटा और उसके सिपाही जख्मी हो जाते हैं और तभी मंगोल सैनिक शहर में घुस जाते हैं। अब वजनाना आखिरी लड़ाई के लिए अपने सिपाहियों को लड़ने के लिए कहती हैं। तब सभी फिर से इकट्ठा होकर मंगोल सेना पर टूट पड़ते हैं। अब बस कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन काजलिक के योद्धाओं का हौसला अभी टूटा नहीं था और वो पूरी ताकत से मंगोलों से लड़ रहे थे। तब थक चुके मंगोल युद्ध छोड़कर भागने लगते हैं। यह देखकर वजनाना और उसके साथी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी तामचा एक तीर चलाता है जो सीधा वजनाना को आकर लगता है, जिससे वजनाना मारी जाती है। वही अब मंगोल सैनिक काजलिक को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब मघुटा और लुड़ाबोर बचे कूचे सिपाही को लेकर राजकुमार के किले को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही अब हम उलिबा को देखते हैं जो डारिया को आखिरी बार गले लगाकर उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। वही अब पूरा शहर खंडहर बन चुका था, लेकिन काजिल्क के लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी हजारों मंगोल सैनिक शहर के अंदर घुस जाते हैं। अब मघुटा लूटबोर और उलिबा बहादुरी से उनका सामना करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार मघुटा लड़ते लड़ते घायल हो जाता है और मंगोल सैनिक उसे मार डालते हैं। यह देखकर लुड़ाबोर वक्त रहते किले का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे राजकुमार और उसकी मां शहर के पीछे के हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां पर राजकुमार के वफादार उन्हें एक एक तहखाने में छुपा देते हैं। वही अब रादिमीर भी मारा जाता है। सभी जानते थे कि अब बचना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी किसी ने हथियार नहीं डाले और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मंगोलों ने पूरे काजलिक शहर के हर एक घर को छान मारा, लेकिन उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। वहीं अब एक एक करके राजकुमार के सारे योद्धा मारे गए। आखिर में सिर्फ लुड़ाबोर ही रह जाता है,
जिसे मंगोल सैनिक चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी गद्दार कदीम उससे पूछता है कि राजकुमार कहाँ छुपा है। इस पर लुड़ाबोर उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तहखाने में छुपे राजकुमार और उसकी मां को बाहर की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। तभी लुड़ाबोर अपने पैर से भाले को उठाता है और सीधे कदीम की आंख के पार कर देता है। इसके बाद मंगोल सैनिक लुड़ाबोर को खत्म कर देते हैं और फिर पूरे शहर में आग लगा देते हैं। राजकुमार और उसकी मां दोनों जानते थे कि सबने उन्हें बचाने में अपनी जान दे दी। आखिरकार तामचा ने काजलिक को जीत लिया। उसे लगा जैसे उसने अपनी कसम को पूरा किया और अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। लेकिन तभी उलिबा पीछे से आकर उसे मार डालता है। पूरा शहर राख में बदल गया था। तब बाटू आदेश देता है कि कोई भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें राजकुमार और उसकी मां का कोई पता नहीं चला, जैसे कि वह दोनों हवा में गायब हो गए हों। युद्ध खत्म हो चुका था और गद्दार त्रियासिला शहर की दौलत लूटकर जंगल से जा रहा होता है। तभी उलिबा और डारिया के साथी त्रियाशीला के लोगों पर तीर चलाकर उन्हें खत्म कर देते हैं और उलिबा के साथी उसे बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद उलिबा और डारिया अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।